ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर किया जिसमें हमने सब बेसिक टू डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस जैसे टफ कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया। तो आई होप आपने वो 3 वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसको जाकर देखो, वो आपके एक बेस बना देगा इस वीडियो के लिए। और वैसे मैं इन सब को क्लब अप करके वन शॉट भी लाऊंगा जो आपके एग्जाम के समय बहुत हेल्प करेगा गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, जितना हो सके शेयर करो और लाइक करो। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब का वीडियो जो है ज्यादा उसका रीच जाता है, ठीक है ना, तो ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा गाइस। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलिए बिना लेट किए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स, ठीक है। मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स क्या होता है? देखो अभी तक जो हम लोग है जितने भी मेथड्स पढ़ रहे थे, या तो वो टीचर सेंटर्ड रहता था या तो वो लर्नर सेंटर्ड रहता था, ठीक है ना। ये जो मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड जो होता है वो दोनों टीचर और लर्नर सेंटर्ड दोनों होता है, ठीक है ना। इसमें जो है स्मॉल ग्रुप्स होता है, ठीक है ना, लार्ज ग्रुप्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे टीचर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड में जो है लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, बट इसमें स्मॉल ग्रुप्स होता है बेसिकली, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एन इनफॉर्मल मेथड दैट स्टिम्युलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड टीम वर्क। देखो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एक इनफॉर्मल मेथड होता है। इनफॉर्मल मतलब क्या? जो फॉर्मल नहीं हो, ठीक है ना, जो मतलब इंस्टीट्यूशन ना करा रहा हो, वो ऐसी ग्रुप डिस्कशन अपने आप पे होता है, ठीक है ना। कुछ लोग बैठ जाते हैं और एक साथ डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे, ठीक है ना। फिश बोल मेथड जो होता है वो एक तरीका का ग्रुप डिस्कशन ही होता है, जिसमें क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप जो है एक दो ग्रुप में बढ़ जाता है। एक लार्ज ग्रुप रहता है जो ऑब्जर्वेशन करता है और एक स्मॉल ग्रुप रहता है जो डिस्कशन करता है, ठीक है। और फिर स्विच होता है, जो स्मॉल ग्रुप है वो लार्ज ग्रुप में चले जाते हैं, जो लार्ज ग्रुप वाले वो स्मॉल ग्रुप में चले जाते हैं, फिर लार्ज ग्रुप वाले ऑब्जर्व करते हैं, स्मॉल ग्रुप वाले डिस्कस करते हैं। तो ये जो है बहुत बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। बट इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है? ये जो होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब देखो इसमें तर्क वितर्क होगा, ठीक है ना, लोग अपना टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे, उसमें क्वेश्चंस आएगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और कुछ जो स्टूडेंट्स है जो थोड़े ज्यादा पॉलिटिकल टाइप के, जो वो इसको है डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो चुप रहने वाले स्टूडेंट है वो थोड़े दब जाते हैं इसमें। अब सेमिनार क्या होता है? स्टूडेंट्स रिसर्च एंड प्रेजेंट अ टॉपिक टू अ ग्रुप ऑफ फॉर डिस्कशन। देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट, आप पीएचडी स्टूडेंट हो, आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप बेसिकली सेमिनार करोगे, जिसमें क्या करोगे, आपका जो रिसर्च, आपका जो टॉपिक है उसको आप एक पॉपुलेशन, एक कुछ लोगों के पास जो है प्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये आपको इंडिपेंडेंस देता है, आप प्रेजेंटेशन स्किल आपका बढ़ाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो स्ट्रेस इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को हो सकता है, ठीक है। पैनल डिस्कशन क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स discusses a topic in front of an audience. It is engaging but offers limited audience participation. देखो पैनल डिस्कशन मतलब क्या? कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू एक पैनल डिस्कशन ही होता है, ठीक है। वहां एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनको जिस बारे में आपसे पूछा जा रहा है उनको पूरा नॉलेज उसके बारे में, ठीक है ना। ये एंगेजिंग होता है, पर इसमें जो है लिमिटेड ऑडियंस पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें ऑडियंस नहीं रहता। ऑडियंस कौन है? जो आपके एक्सपर्ट लोग है वही ऑडियंस है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई बाहर के लोग नहीं रहते इसमें। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये टर्म, ठीक है ना, और ये एग्जाम में भी आ सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अ क्रिएटिव मेथड फॉर जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज क्विकली। देखो हम लोग को बहुत सारे आइडियाज चाहिए, ठीक है ना, क्विकली, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज होता है, ठीक है ना। इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इज इकोनॉमिकल बट नॉट सिस्टमैटिक वे टू स्टडी। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? कुछ लोग बैठ जाएंगे, वो एक टॉपिक पे कुछ भी अपना जो उनके मन में आइडिया आया, जो क्रिएटिव आइडिया है वो दे देंगे, ठीक है ना, ब्रेनस्टॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी को तो एंगेज मतलब अच्छा करता है, लेकिन इसमें कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता। कोई भी कभी भी जिसको जो आइडिया आएगा वो दे सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? स्टूडेंट्स work in small groups or individually to explore and experience their environment. It fosters critical thinking and teamwork. ये तो सबसे मामूली जो हम लोगों के स्कूल में, हम लोगों के कॉलेजेस में, हम लोगों के कंपनीज में सब जगह यही यूज होता है ज्यादातर, प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक स्मॉल ग्रुप या एक इंडिविजुअली भी कोई कर सकता है एक प्रोजेक्ट को। इसका फायदा क्या होता है? ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, टीम वर्क को बढ़ाता है, ठीक है ना।
आप देखो, अगर टीम में काम करो तो आपका टीम वर्क बढ़ेगा, अगर आप अकेले चाहे टीम वर्क में काम करो, क्रिटिकल थिंकिंग तो दोनों में बढ़ेगा, ठीक है। फिर रोल प्लेइंग क्या होता है, देखो ये जो स्टेज एक्ट नहीं होता है जो कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों के स्कूल में है ना शेक्सपियरियन एक्ट होता था, ठीक है, उसमें विलियम शेक्सपियर के स्टोरीज के जो बच्चे हैं उनके कैरेक्टर बन जाते थे और एक्टिंग करते थे। उससे क्या होता था, उससे फायदा कि हम लोग को रियल लाइफ सिचुएशन पता चलता था, ठीक है ना। अब देखो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका क्या फायदा है कि उनको एक बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलता है इसमें, ठीक है ना। इट इज इंटरैक्टिव बट आउटकम्स कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। देखो इसका आउटकम्स अनप्रेडिक्टेबल कहीं बार हो सकता है, क्योंकि मान लो कि तुमको स्टेज फियर है, तुमको ये बात नहीं पता था, तुम पार्टिसिपेट करने चले गए, तुम वहां कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तो एक अनप्रेडिक्टेबल आउटकम हो गया ना। इसमें सिमुलेशन क्या होता है, क्रिएट्स कंडीशन सिमिलर टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, ऑफन फॉर टेक्निकल पायलट ट्रेनिंग। इट इज सेफ एंड इकोनॉमिकल एंड इन द लॉन्ग टर्म बट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो सिमुलेशन जो आम तौर पर यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो मान लो कोई पायलट को ट्रेन किया जा रहा है, तो उसको एक नया प्लेन तो उड़ाने नहीं दिया जाएगा ना, वो तो एक नया है, अभी न्यूबी है, ठीक है। वो मान लो गिरा दिया, प्लेन करोड़ों के आते हैं जैसा कि आपको पता है, तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो एक जो है ट्रेनिंग पर्पस के लिए एक उसका सिस्टम ही बना दिया जाता है जहां पर पायलट को ट्रेन किया जाए, मतलब एरोप्लेन जैसा होता है, उसका कमांड सब कमांड वहां रहेगा, ठीक है। ये सेफ होता है बट इसमें थोड़ा इकोनॉमिकल, मतलब जब आप पहली बार इसको सेटअप करोगे तो उसमें हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है ना। फिर ट्यूटोरियल्स क्या होता है, ट्यूटोरियल्स अ स्मॉल ग्रुप मेथड फॉर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल guidance and addressing specific problems. It allows for focused attention but can be time consuming. देखो ट्यूटोरियल्स का, जैसे आप YouTube में ट्यूटोरियल्स देखते हो कि हाउ टू हैक मोबाइल, ये सब कुछ भी लोग देखते रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, ट्यूटोरियल है, छोटा है, वो छोटा कंटेंट है, ठीक है, लेकिन आपको छोटा समय पे ही वो कुछ सिखा दे रहा है। ये आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्यूटोरियल बनाया जाता है, ठीक है ना। आप देखोगे जितना भी ट्यूटोरियल होगा उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। इट अलाउज फोकस्ड, देखो ये फोकस्ड अटेंशन तो रहता है बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना, ठीक है। मान लो आपको कोई छोटा सा स्किल सीखना है, उसके लिए आप 1 घंटा का वीडियो तो नहीं देखोगे ना, कभी कभी ट्यूटोरियल्स लंबे भी होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, द टीचर एक्सप्लेन्स अ कॉन्सेप्ट व्हाइल शोइंग इट इन एक्शन। इट इज इफेक्टिव फॉर एक्सप्लेनिंग कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स बट लिमिट एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जैसे हम लोगों के लैब में होता था ना, जैसे केमिस्ट्री टीचर ले जाती थी, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, बट क्या है ना कि वो हम लोग को कॉन्सेप्ट तो दे देता है पर हम लोग उसमें कितना ही पार्टिसिपेट करते थे। मैम बोलते थे नहीं ये केमिकल है, थोड़ा रिस्की है थोड़ा, तो हम लोगों को नहीं पार्टिसिपेट करने मिलता था। तो एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। अब लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या क्या होते हैं, इन दिस मेथड द लर्नर इज कोर ऑफ द प्रोसेस टेकिंग अ मोर एक्टिव रोल। देखो आप क्या हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तभी आप क्या हो, एक लर्नर हो। तो लर्नर मेथड में जो है लर्नर कोर में रहता है, वो बीचों बीच रहता है, सब चीज फोकस्ड होता है लर्नर पे ही, ठीक है। असाइनमेंट्स प्रमोट इंडिपेंडेंट वर्क, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो अब जब लर्नर के अराउंड में है तो लर्नर को तो आप हर समय नहीं देख सकते हो ना। मान लो आप लोग अपने घर पे बैठे हो, यहाँ से आप मेरे वीडियो से सीख रहे हो, हम आपको हर समय तो बोल नहीं सकते कि हाँ पढ़ो, यूजीसी नेट का एग्जाम नजदीक आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको एक असाइनमेंट दे देंगे जो आपको बोलेंगे अगली क्लास में आकर दिखाइएगा, ठीक है। तो एक लर्नर सेंटर्ड मेथड हो गया, ठीक है। केस स्टडी होता है, स्टूडेंट एनालाइज डिटेल्ड रियल लाइफ सिनेरियोज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बहुत बार हम लोग केस स्टडीज करवाते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट को, ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन को डील कर सके, ठीक है, और उससे डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसका अच्छा होता है, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पीआई क्या होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अ स्ट्रक्चर्ड सेल्फ पेस्ड लर्निंग सिस्टम विद इमीडिएट फीडबैक। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक स्ट्रक्चर्ड सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है, मतलब आप जो है लर्नर वो खुद से आप अपना आपको मतलब एक सेल्फ पेस्ड होगा, ठीक है ना, लर्निंग सिस्टम होगा, मतलब आप खुद से अपना पेस को डिसाइड करोगे कि हमको कितना लेक्चर एक दिन में करना है, ठीक है, विथ इमीडिएट फीडबैक, और तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा। जैसे हम आपका टेस्ट लेंगे, आपको तुरंत बता देंगे आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, उसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। फिर पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, पीएसआई एम्फेसाइजेस सेल्फ पेस्ड मास्टरी ऑफ कोर्स मटेरियल। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि
आप यूडेमी से आप बहुत कुछ सीखते हो ना, कोई स्किल सीखते हो अपने जॉब वगैरह के लिए, ठीक है। तो एक सेल्फ पेस्ड होता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते आज मेरे को कितना लेक्चर देखना है, कल मैं कितना लेक्चर देखूंगा, ठीक है ना। कोर्स मटेरियल को आप अपने हिसाब से पढ़ते हो, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड, देखो लर्नर मेथड में ज्यादातर सेल्फ पेस्ड ही होगा, क्योंकि लर्नर खुद डिसाइड करना है ना। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है? CAL यूजेस कंप्यूटर्स टू डिलीवर कंटेंट एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बट कैन बी इम्पर्सनल एंड कॉस्टली। देखो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। आप मान लो अपने कंप्यूटर या मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है। ये इम्पर्सनल मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रहा है। पहला तो आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, ऐसा तो नहीं आप मेरे से यहाँ मेरे घर आके पढ़ने आ रहे हो, ठीक है ना। आप अपने घर से बैठकर ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, पर इसका ड्रॉबैक क्या? इट कैन बी इम्पर्सनल, ठीक है ना। आप मतलब आपको स्पेसिफिकली देखकर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं पूरे ऑडियंस को देखकर बना रहा हूं। कोई भी आएगा तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो ये इम्पर्सनल नहीं, मतलब इम्पर्सनल होता है और ये कॉस्टली भी हो सकता है। देखो हमको एक अच्छा मतलब लैपटॉप चाहिए ये बनाने के लिए वीडियो और एंगेजिंग वीडियो, इसलिए गाइस आपको बोलता हूँ ना सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट करूं, आप पे पूरा टाइम दो, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाओ। तो ये सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। ओपन लर्निंग क्या होता है? ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज विदाउट स्ट्रिक्ट क्लास अटेंडेंस। देखो ओपन लर्निंग क्या है? जैसे इग्नू है, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हो? आप डेली क्लास जाते हो? नहीं, आप अपने घर से बैठ के वीडियो लेक्चर से पढ़ते हो। बस आपको असाइनमेंट और एग्जाम देने उसके सेंटर पे जाना पड़ता है, तो वो एक ओपन लर्निंग हो गया, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फाइंड आंसर्स टू प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या? समझो आप मैदान में छोड़ देना, मैंने आपको पहले ही बताया ह्यूरिस्टिक मतलब मैदान में कूद जाना, ठीक है। वो उस टाइप का होता है, मतलब स्टूडेंट जो है वो खुद से आंसर ढूंढेगा अपने प्रॉब्लम के इंडिपेंडेंटली, कोई इसका हेल्प करने नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसको बोला जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? DI टेलर्स टीचिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स अकोमोडेटिंग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ठीक है ना। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन क्या है? टेलर टीचिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। मान लो कि एक हम अभी कोचिंग खोलेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन ही कोचिंग खोलेंगे, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है, बट हम उसमें एक एक बच्चा को, मान लो वहां पे 10 ही बच्चा को हम लेंगे, ठीक है ना। फी कुछ रखेंगे, आप बच्चे लोग दोगे वो फी, अब मैं आपका क्लासेस लूंगा। अब आप 10 ही बच्चे रहोगे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपके हर एक पे फोकस करूंगा, उसको क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। एकोमोडेटेड मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब आप देखो एक हर बच्चा एक जैसा इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है ना, तो हम सबको एक बराबर लाने की कोशिश करेंगे, वो होता है इसमें बेसिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है? देखो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग मोड डिजिटल ओवर द इंटरनेट। देखो ऑनलाइन टीचिंग तो आपको पता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या है? एक डिजिटल है, ऑनलाइन टीचिंग है। ये ओवर द इंटरनेट आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है। अगर मान लो यही मैं क्लासेस लगाता, आपको मेरे घर आना पड़ता, फिजिकल क्लासरूम सेटिंग होता फिर आपका, ठीक है। लोकेशन क्या होता है? आप कहीं से भी अपने घर से आज पढ़ रहे हो, ठीक है ना, नहीं तो आपको यहाँ आना पड़ता, ठीक है ना, मेरे घर आना पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केड्यूल। मतलब देखो अब ऐसा तो नहीं है कि हमको आपका, देखो आप मान लो आप मेरे घर आओगे, ठीक है ना, फिक्स शेड्यूल आपका रहेगा कि हाँ आपको 4 बजे आना है, बट यहाँ क्या है, मैं 12 बजे रात को भी वीडियो बना, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। इंटरैक्शन मेडिएटेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेस फेस टू फेस। अब मान लो कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं बोलता हूं आपको कमेंट करने, तो हम लोग का इंटरैक्शन कैसे होगा? डिजिटली, ठीक है ना, हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल रहे, इसलिए मैं बोलता आपको कमेंट में प्रॉब्लम बताओ ताकि मैं आपको उसको सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो इंटरेक्शन हम लोग का डिजिटली हो सकता है, ठीक है, फेस टू फेस हो नहीं सकता है। डायरेक्ट में क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो मैं आप ऑन द स्पॉट आपका इश्यूज को रिजॉल्व कर सकूंगा, ठीक है। बट यहाँ क्या, आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मेरे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। रिसोर्सेज डिजिटल मटेरियल, ई बुक, ऑनलाइन आर्टिकल्स। देखो इसमें रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे ये PDF है, ये आपके लिए एक ई बुक है, मैंने आप इसको PDF को अच्छे से बनाया है, इसमें सब चीज डिटेल्स डाला ताकि आपको समझा पाऊं, इसको आपको प्रोवाइड करूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है। तो एक डिजिटल मटेरियल हो गया जो आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स या हो जाएगा, मान लो कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा वहां पर ये नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। तो ये एक आपका डिजिटल मीडिया हो गया, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। फिजिकल टेक्स्ट बुक क्या है कि मैं आपको टेक्स्ट बुक को इसको प्रिंट करा के आपके घर कुरियर भेजवा, उसको क्या बोला जाएगा? फिजिकल टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम मटेरियल्स, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट क्या होता है? इसका कॉस्ट जो है
ये बेसिकली इसका कॉस्ट थोड़ा लो ही होता है, ठीक है ना। मान लो कि मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर से पढ़ रहे हो ना, मेरे को एक रेंट में कोई अपार्टमेंट नहीं लेना है जहां आपको पढ़ाऊँ, ठीक है ना। आपको भी कहीं आना जाना नहीं, आपका भी ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो बेसिकली इसमें कॉस्ट कम होता है ऑनलाइन मेथड में। ऑफलाइन मेथड का क्या खराबी है, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, ठीक है ना। आपको मान लो कि मेरे कोचिंग सेंटर में डेली आना जाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को एक खर्चा देना पड़ेगा, वाईफाई, पंखा, फिर जो जगह लूंगा उसका रेंट, तो इस टाइप से इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, इसका कॉस्ट कम होता है, ठीक है। इसलिए आजकल ये फेमस है ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग। एडेप्टेबिलिटी क्या है, इजीली एडेप्टेबल टू रिमोट लर्निंग नीड्स। अब मान लो कि कोई पहाड़ या कोई पहाड़ी एरिया में रह रहा है, ही इज नॉट एबल टू लाइक कम्युनिकेट विथ टीचर्स, ठीक है ना। वो अब मान लो कि वो पहाड़ से उतर के थोड़ी ना है क्लास लेने, लेकिन यूट्यूब और ऑनलाइन टीचिंग से क्या हो गया, आजकल कोई कहीं एक आइसलैंड में भी बैठा हो तब भी वो पढ़ सकता है। तो इसका जो रिमोट लर्निंग नीड्स है वो आपके फुलफिल करता है, ये एक एडेप्टेबिलिटी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और जो ऑफलाइन मेथड है उसमें आपको डिपेंडेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब आपको मेरे कोचिंग में आना पड़ेगा तभी आप सीख पाओगे, तभी आप यूजीसी नेट क्रैक कर पाओगे। बट ये ऐसा नहीं है गाइज, यहाँ पर तो मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ आपको प्रोवाइड, तो आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है। The evaluation system in education. Evaluation is crucial part of the education system. देखो, अब मान लो हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है, अब आपका एक टेस्ट भी तो लेना पड़ेगा, आपका जो आप क्या पढ़े हो उसको हमको इवेलुएट भी तो करना पड़ेगा। और इवेल्युएशन खाली आपको लास्ट में नहीं होता, बीच में भी होता है। जैसे हम लोग स्कूल में मिड टर्म होता था, ठीक है, वो क्यों होता था, ताकि वो टीचर को पता चले आपको कितना समझ में आया, ताकि वो आगे का प्लान कर पाए, है ना, कोर्सेज को। मान लो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उसको वो आगे के कोर्सेज में भी डालेगा ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। इंट्रिंसिकली लिंक्ड विद टीचिंग एंड लर्निंग। देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर को पता चलेगा तभी तो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना। तो एक इवैल्यूएशन करने से क्या होता है, टीचर को पता चलता है आपकी क्या कमी है, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट लूंगा तब आपका खामियां पता चलेगा, फिर मैं उसको ट्राई करूंगा इंप्रूव करवाने का, है ना। तो वो होता है इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। द सीबीएसई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई इज अ सिस्टम बिल्ट ऑन दिस प्रिंसिपल्स। सीबीएसई का जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये सब आ जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन while often used interchangeably, these terms have distinct meanings। देखो, ये सब आपको देखने में एक लग रहा होगा, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, लेकिन इस सब का अलग अलग मीनिंग है। क्या क्या मीनिंग हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, क्वांटिफाइंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। देखो, मेजरमेंट मतलब क्या, कि हम आपका हाइट नाप रहे हैं, हम कोई पानी टंकी में कितना पानी वो नाप रहे हैं, इसमें नंबर्स होता है, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें होता है, ठीक है। इट इज अ फैक्चुअल असाइनमेंट ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर आपको दे रहे हैं हम कि हाँ आपका 6 हाइट है, आप बहुत लंबे हो, आपका 5 है, आप थोड़े कम लंबे हो, ठीक है। तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो भी काम होता है वो नंबर्स पे होता है, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। देखो, असेसमेंट क्या होता है, जैसे हम आपका यूनिट टेस्ट या आपका क्विज लिए, ठीक है ना, वो एक असेसमेंट हो गया, जिसमें हम एक ब्रॉडर लेवल पे आपको समझ रहे कि आपको कहाँ कमी है, आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को समझने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग टूल्स लाइक सर्वे, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टास्क। इसमें जो आपका है यूज किया जाता है, सर्वेज लिया जाता है, क्विज लिया जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और परफॉर्मेंस टास्क करवाया जाता है, ठीक है। अल्टरनेट स्ट्रेटेजीज इंक्लूड हैंड्स ऑन पोर्टफोलियो एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। अब देखो, कुछ ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी आपको कराया जा सकता है, जैसे आपको लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंट कराया जाए, ठीक है ना। आपके पोर्टफोलियो या कंप्यूटर सिमुलेशंस पे आपको दे दिया जाए कि हाँ ये काम को करके दिखाओ, तो वो सब एक असेसमेंट होता है। बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट की कमियां देखना, ठीक है ना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको फिर आगे सुधारना, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ लर्निंग आउटकम। इट यूजेस डेटा एंड मेजरमेंट्स एंड असेसमेंट टू
डिटरमाइन इफ कोर्स और प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल। अब देखो जैसे हम मान लो ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ा रहे, इसके आखिरी में हमें क्विज रख दिए, ठीक है, यहाँ इसका आंसर देना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, आपको आप जो क्वेश्चन मैं दूंगा आप उसको आंसर कीजिएगा, तो वो क्या हो गया, असेसमेंट हो गया कि आपका मैं नॉलेज को चेक कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं उस हिसाब से आपको नंबर दूंगा, ठीक है, कि आपको 20 में 10 आया, 20 में 15 आया, 20 में 19 आया, उस हिसाब से फिर मैं इवेलुएट करूंगा कि यहाँ आपका नॉलेज कितना, आपको कितना और काम चाहिए, आप पे कितना और काम करना है, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं बट एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। करिकुलम एंड सिलेबस क्या होता है, These terms are not interchangeable। देखो करिकुलम और सिलेबस जो है ये इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये एक तरीके के ही होते हैं। इसको हम आगे देखते क्या होते हैं। दी करिकुलम क्या होता है, दी टोटल प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स। देखो करिकुलम क्या होता है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होता है, ठीक है ना, कुछ कुछ एक्टिविटीज जो टीचर पहले से प्लान करते हैं पूरे साल भर के लिए। दिखता है आपको करिकुलम क्या होता है, पूरे साल का करिकुलम निकाला जाता है, ठीक है ना, या पूरे महीना का करिकुलम निकाला जाता है, बेसिकली लंबा समय का निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि कुछ एजुकेशनल गोल्स है, जैसे कि आपका करिकुलम हम आप बनाए हैं, हम सोचे कि हम आपको जितना भी पेपर 1 और पेपर टू में क्या कंप्यूटर साइंस, उनका सारा का मैं लेक्चर दूंगा। तो मेरा गोल क्या है, आपका यूजीसी नेट निकलवाना, ठीक है। तो वो मैं इसके अराउंड एक करिकुलम बना रहा हूं। मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का मैंने ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, फिर मैं अभी एडुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, फिर आगे सारे पेपर 1 के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर पेपर 2 शुरू करूंगा। तो ये एक मेरा गोल है, ठीक है ना, मेरा एक करिकुलम सेट है, ठीक है। इट इज पर्सपेक्टिव हैज वाइडर स्कोप। देखो ये पर्सपेक्टिव होता है, इसका वाइडर स्कोप होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं सब सब्जेक्ट्स कवर करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट निकाल पाओ, ठीक है। इज टिपिकली सेट बाय गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लाइक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखो अब मैंने तो अपना करिकुलम खुद से सेट कर लिया, बट जो स्कूल्स है वो अपना करिकुलम खुद से सेट नहीं करते। जो जैसे कि ये सीबीएसई वगैरह स्कूल होता है, आईसीएसई, वो उन लोगों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो उनके करिकुलम को सेट करती है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसका नाम है, ठीक है। इसको याद रखना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो सारे स्कूल्स या गवर्नमेंटल मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो करिकुलम को सेट करती है, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, मान लो सब स्कूल अलग अलग अपना करिकुलम सेट करेंगे तो सब डिफर करने लगेंगे ना, स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होगा। द टाइलर मॉडल इज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम मॉडल फोकसिंग ऑन द की क्वेश्चंस, what are the objectives, what are the learning experience, how should they be organized, how will learning be evaluated। देखो टाइलर मॉडल में ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है, ठीक है ना। एक करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल ही है जिसमें हम लोग जानते क्या हम लोगों को सीखने मिलेगा, उससे क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है ना, कैसे उसका इवेल्युएशन होगा, ठीक है। फिर सिलेबस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट डिटेलिंग। देखो सिलेबस तो आप जानते ही हो ना, जैसे हम लोगों की स्कूल में सिलेबस दिया जाता है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका जो जो टॉपिक आपको पूरे साल पढ़ाया जाएगा, उस सब्जेक्ट में पूरा जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उन सब वो सब लिखा रहता है, उसके अंदर सब टॉपिक्स लिखा रहता है, पेज नंबर लिखा रहता है, वही होता है सिलेबस, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। स्कोप क्या होता है, सिलेबस का समरी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक। देखो स्कोप सिलेबस का क्या होता है कि वो समरी देता है आपको किसी सब्जेक्ट के टॉपिक्स का, कितने सारे टॉपिक्स उस सब्जेक्ट के अंदर है। करिकुलम क्या होता है, कवर्स ऑल सब्जेक्ट्स इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। देखो मान लो करिकुलम मतलब क्या कि आप जैसे मान लो यूजीसी नेट आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो उसमें कितना सारा सब्जेक्ट था, डीबीएमएस वगैरह सब, डीबीएमएस, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, या पेपर 1 ही समझ लो आप, ठीक है ना। तो उसमें कितना आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह, इतने सारे सब्जेक्ट, तो वो सब सब्जेक्ट एक करिकुलम हो गया, पेपर 1 करिकुलम हो गया। और टीचिंग एप्टीट्यूड अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर सब टॉपिक्स है, तो वो आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, सिलेबस का ड्यूरेशन एक एकेडमिक ईयर तक ही रहता है, ठीक है ना। और करिकुलम क्या होता है, जब तक आप मान लो आप बीएससी कर रहे हो, उसका एक करिकुलम है, तो जब तक आपका बीएससी खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो करिकुलम रहेगा। और ये सिलेबस जो है आपका एक एकेडमिक ईयर या एक सेमेस्टर तक ही रहता है, ठीक है। इसका प्रोवाइडर कौन रहता है सिलेबस का, ये आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करिकुलम कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो करिकुलम को डिटरमाइन करता है, ठीक है। एक्सेस क्या होता है, प्रोवाइड टू लर्नर्स एट द स्टार्ट। देखो सिलेबस तो आपको शुरू ही में दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, बट करिकुलम जो आपको शुरू में नहीं दिया जाता, वो धीरे धीरे आगे कवर किया जाता है, धीरे धीरे आपको बताया जाता है कि आपको ये सब चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आगे है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स।
इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डेट्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी चीज हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए।